Welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 9th. Today we are going to start part 2 of the chapter Diary of Anne Frank. So before we start, let us have a look of the first part. जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि एनी फ्रैंक एक ज्यूज़ गर्ल होती है। जब जर्मनी में सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम होता है, जर्मनी में नाजी लोग पावर में आते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर, तो वहाँ ज्यूज़ पे काफ़ी अत्याचार होता है। उनको कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता है और उनके जान को काफ़ी खतरा होता है। वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टाइन का तो नाम आपने सुना ही होगा। उनको भी जर्मनी से भाग के और अमेरिका में अपना शरण लेना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि वो भी एक ज्यूज़ ही थे। तो ये एनी फ्रैंक की फैमिली भी ज्यूज़ होती हैं और उन्हें अपना जान बचाने के लिए जर्मन से भाग के नीदरलैंड जाना होता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइम है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी का कब्ज़ा नीदरलैंड पर भी हो जाता है। 2 साल तक तो किसी तरह वो छुप के रहते हैं, लेकिन फिर उनको धोखा मिलता है और वो पकड़े जाते हैं और उनकी पूरी फैमिली फ्रेंड्स कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिए जाते हैं, जहाँ वो सारे लोग मर जाते हैं। पहले उस एनी फ्रैंक की बड़ी सिस्टर मरती है, उसके कुछ ही दिनों के बाद उसका भी मौत हो जाता है। लेकिन मौत से पहले जो 13th बर्थडे पे उसे एक डायरी दी गई थी, उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान के और अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने इमोशंस को, डे टू डेज लाइफ को वो लिखती है और उस डायरी का नाम वो किटी रखती है। एंड किटी को एक अपना बॉज़म मानती है, एक बेस्ट फ्रेंड मान के अपने इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती है। So let us start. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. हालांकि अपने प्राइवेट लाइफ को वो शेयर करना उसे उतना तो पसंद नहीं है, फिर भी अगर वो अपने सारे इमोशंस को अगर नहीं लिखेगी, अपने हार्डशिप्स को नहीं लिखेगी, अपने एक्सपीरियंसेस को नहीं लिखेगी, तो कोई भी किटी के बारे में भी लोग नहीं जान पाएंगे। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वेयर टू प्लंज राइट इन, सो आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो वो अपने लाइफ का एक ब्रीफ स्केच भी बताती है, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। हालांकि ऐसा करना उसे पसंद नहीं है, फिर भी। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। फादर तो सबके प्यारे ही होते हैं, क्योंकि फादर ही वो पर्सन होते हैं जो पूरी फैमिली का केयर लेते हैं और अपने कष्ट में रह के भी फैमिली को कंफर्ट्स देते हैं। तो कहती है, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। तो फादर जब उनके 36 के होते हैं और मदर 25 की होती है, तब दोनों की शादी होती है। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 26। उसकी एक सिस्टर होती है, उससे बड़ी मार्गोट, जो 26 में जर्मनी में ही जन्म लेती है। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 29, और ये खुद का जन्म इसका 29 जून 29 को होता है, जर्मनी में ही। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और जब तक 4 साल की वो नहीं हो जाती है तब तक फ्रैंकफर्ट में ही रहती है। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 33, और 1933 में वो जर्मन से भाग के हॉलैंड में चले आते हैं।
के फादर अपनी फैमिली को लेके, माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर वाइल मार्गोट एंड आई वेयर सेंट टू एसन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। तो उसके फादर तो हॉलैंड चले जाते हैं 93 में, ये 1933 में उसकी मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक उनके साथ जाती है, हॉलैंड जाती है सितंबर में। लेकिन जो उसकी सिस्टर होती है मार्गोट एंड एनी खुद उनको उनके ग्रैंड मदर के पास भेज दिया जाता है एसन में। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड जाती है, अपने पेरेंट्स को ज्वाइन करती है। एंड आई फॉलोड इन जनवरी, और एनी फ्रैंक जनवरी में अपने पेरेंट्स के पास जाती है, फरवरी में जाती है अपने पेरेंट्स के पास। व्हेन आई वॉज प्लांट डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और वो मार्गोट का बर्थडे होता है और उसी दिन एनी वो उनको ज्वाइन करती है, तो एक बर्थडे प्रेजेंट भी होता है बड़ी सिस्टर के लिए, उसकी छोटी सिस्टर मिल जाती है उसे। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल, मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू होती है। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6 साल तक की उम्र तक वो रहती है वहाँ। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस कूपर्स, और 6th फॉर्म में 6th ग्रेड में उसके टीचर कौन होती हैं? मिसेस कूपर्स होती हैं। द हेड मिस्ट्रेस एट द एंड ऑफ द ईयर, और ईयर के एंड तक वी वेयर बोथ इन टीयर्स, दोनों दुखी होते हैं। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेक फेयरवेल, क्योंकि अब उनको अलग होना पड़ता है, इसलिए वो टीयर्स में होती हैं, दुखी होती हैं, क्योंकि पार्टिंग टाइम तो ऑलवेज पेनफुल होता है। एक दूसरे से जब हम बिछड़ते हैं तो तकलीफ़ होना तो क्वाइट ऑब्वियस है। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल, 1941 में ग्रैंड माँ बीमार पड़ती हैं। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, फिर ऑपरेशन होता है उनका। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, और इसलिए एनी का जो बर्थडे होता है वो छोटे मोटे ग्रैंड पार्टी में नहीं होता है, छोटे मोटे ही सेलिब्रेशन करना पड़ता है उसे। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, जनवरी 1942 में ग्रैंड माँ उनकी मर जाती हैं। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, लेकिन एनी फ्रैंक काफ़ी अटैच्ड फील करती है अपनी ग्रैंड माँ से, और उसे काफ़ी तकलीफ़ होता है, और अभी भी वो अपने ग्रैंड माँ को उतना ही लव करती है और मिस करती है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. और फिर this birthday celebration in 42 was intended to make up for the other, वो दूसरे के लिए वो मनाया गया। एंड ग्रैंडमाज कैंडल, ग्रैंड माँ की जो कैंडल है वाज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और ग्रैंड माँ के लिए भी जो कैंडल हम बनाते हैं ताकि उनकी आत्मा को रेस्ट मिल सके, उसके लिए। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और तभी उसे डायरी मिलती है उसके 13th बर्थडे पर। और 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, 4 of us कौन कौन हैं? ये दोनों सिस्टर हैं और फिर उनके पेरेंट्स हैं, ये 4 हो गए। और उन्हें एक डायरी गिफ्ट किया जाता है उसके 13th बर्थडे पर। तो सैटरडे 20 जून 1942 को वो अपना डायरी स्टार्ट करती है लिखना, और उस डायरी का नाम ऑलरेडी हमने डिस्कस हम लोग किए हुए हैं, उसका नाम वो किटी रखती है, क्योंकि किटी ही उसकी बेस्ट फ्रेंड है, जहाँ वो अपने को कंफर्ट फील करती है, अपने सारे इमोशंस एक्सपीरियंसेस
वो बिना हेजिटेशन के वो शेयर करती है, क्योंकि उसका मानना होता है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो वो लिखना स्टार्ट करती है, डियर किट्टी, आवर इंटायर क्लास इज़ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to next form and who will be kept back. तो ये एंड ऑफ द सेशन होता है, सारे क्लास में बातचीत होती रहती है कि पता नहीं कौन प्रमोट होंगे, किसका रिज़ल्ट अच्छा होगा और कौन फेल करेंगे तो उसी क्लास में उनको डिटेन करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसी बात की सारे क्लास में चर्चा होती रहती है। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब कि शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। बच्चे काफ़ी नर्वस होते हैं, काफ़ी फियरफुल हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिज़ल्ट निकलने वाला है, एंड ऑफ द सेशन है, उसके बाद ही उनका फिर जिनका अच्छा जो फेयर करेंगे एग्ज़ाम में वो उनका प्रमोशन होगा नेक्स्ट ग्रेड के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए, और जो फेल कर जाएंगे उनको सेम क्लास में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसलिए वो काफ़ी फियरफुल एंड नर्वस फील कर रहे हों पूरा क्लास, क्योंकि टीचर्स अब डिसाइड कर रहे हैं लोग कि हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट ग्रेड में कौन जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में तो किसका प्रमोशन होगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको वापस उसी क्लास में रहना पड़ सकता है। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, और चूँकि बच्चों का एक स्वाभाविक सी रिएक्शंस होता है, कोई अपना बाजी लगाता है कि देखना मैं तो बिल्कुल भी पास हो जाऊंगा, अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा। किसी को वो टारगेट करते हैं, कहते हैं कि नहीं वो पास नहीं कर पाएगा, इसके लिए बेट्स वगैरह भी लगाते हैं। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस। उनके पीछे में दो लड़के भी हैं जो आपस में चर्चा कर रहे होते हैं, बेट्स लगा रहे होते हैं। सीएन एंड जैक्स हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, और जो दो बच्चे हैं सीएन और जैक्स हैं, वो अपना जितना भी पॉकेट मनी है बेट में ही उनका ख़त्म हो जाता है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास। सिर्फ यही करने में, कोई कहता है कि तुम पास करोगे, मैं पास नहीं करूँगा, इस तरह से। नो आई एम नॉट, येस यू आर, एंड नो आई एम नॉट। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। और ये गुस्सा भी करती है कि बहुत हो गया, आप चुप भी हो जाओ तुम लोग, फिर भी वो चुप नहीं होते हैं। इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। और फिर ये भी चर्चा आपस में करते हैं कि अगर इस तरह से बात करते हो तो अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास, माने 1/4 ऑफ क्लास जो स्ट्रेंथ है, 1/4 जो बच्चे हैं क्लास के, तो वो आर द मोस्ट आर सो many dummies that about a quarter of the class should be kept back, कि 1/4 को तो बैक ही करना पड़ सकता है, वो पास नहीं हो सकता, उनको प्रमोट नहीं किया जा सकता नेक्स्ट क्लास के लिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन टीचर्स तो बिल्कुल भी अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर होते हैं इस धरती पे, कोई उनके बारे में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता है। I am not so worried about my girlfriends and myself। और ये खुद कहती है कि मैं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है मेरा, I am not worried, अपने दोस्तों के लिए या अपने मैं खुद के लिए भी कोई टेंशन नहीं है मुझे। We will make it, हम लोग तो अच्छा कर ही लेंगे, हम लोग तो पास हो ही जाएंगे। The only subject I am not sure about is maths। सिर्फ मैथ्स में ही थोड़ा बहुत इसको प्रॉब्लम होता है, डर लगा हुआ है। Anyway, all we can do is wait। चलो वेट करते हैं, जो होगा देखते हैं। Until then we keep telling each other no to lose her। लेकिन जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो जाता तब तक वो एक दूसरे का ढांढासी बनाते हैं कि
हार्ट लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आई गेट along pretty well with all my teachers, सबके साथ इसका अच्छा रिलेशन होता है। देयर आर 9 of them, 9 टीचर्स होते हैं। 7 men and 2 women, 7 men टीचर्स हैं और 2 women टीचर्स हैं। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोरगे who teaches maths was annoyed with me for ages because I talked so much। तो जो इसके मैथ्स टीचर हैं मिस्टर कीसिंग, वो उससे हमेशा एनवायड रहते हैं, बहुत नाराज़ रहते हैं उससे। इसलिए रहते हैं क्योंकि ये काफ़ी टॉकेटिव है, बहुत बात करती है और इसके बात करने से टीचर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इसलिए उससे वो गुस्सा हो जाते हैं उसके मैथ्स टीचर। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, वो बहुत वार्निंग भी उसे देते हैं। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, और फिर भी उस पर कोई असर नहीं होता है। तब उन्होंने क्या किया, इसको एक्स्ट्रा वर्क दिया एज ए पनिशमेंट। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने का उन्होंने होमवर्क दिया। चलो लिखते जाओ। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी about that letter, I decided। I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet। तो वो असाइनमेंट नोटबुक में अपना नोट कर लेती है, फिर बैग में डाल देती है और कोशिश करती है चुप रहें। टीचर नाराज़ हो गए हैं। That evening after I had finished the rest of my homework, जब इसके सारे होमवर्क पूरे हो जाते हैं, द नोट अबाउट द एसे काउट माई आई, तब उसे अचानक से याद आता है कि अरे मुझे तो एक एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया हुआ है ऐसे लिखने के लिए। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट के बारे में वो सोचने लगती है कि भाई क्या लिखेंगे। वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन को मुंह में लगाए कुछ अपना सोच रही होती है कैसे ऐसे लिखा जाए चैटर बॉक्स पे। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking। लेकिन चूँकि वो खुद एक टॉकेटिव गर्ल है, तो वो इसके फेवर में है कि कुछ ऐसा लिखा जाए कि काफ़ी फेवरेबल और मजबूत पॉइंट मिले कि बात करना भी ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन बात करना भी ज़रूरी है, ऐसा वो चाहती है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, सोच रही होती है और अचानक से उसको एक आइडिया आता है दिमाग में। आई रोड द 3 pages मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, तो 3 पेज वो लिख देती है जैसा कि मिस्टर कीसिंग ने उसे असाइन कर रखा था ऐसे लिखने का चैटर बॉक्स पे। 3 पेज वो लिख देती है। एंड वाज सेटिस्फाइड, और वो अब सेटिस्फाइड है, चलो अच्छा है इतना, और कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स उसने दिया हुआ है। आई आस्क्ड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, उसने लिखा कि बात करना तो बच्चों का एक ट्रेट है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और वो इसे अंडर कंट्रोल रखेगी, इसके लिए वो काफ़ी कोशिश करेगी, ये बात भी उसने लिखा। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर, एंड दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो कहती है, प्रॉमिस तो करती है, वो चाहती है कि थोड़ा कंट्रोल रहें, अंडर कंट्रोल रहें, ज़्यादा बात ना करें, और टीचर को अनॉय नहीं करना चाहती है, लेकिन वो भी क्या करे, वो इसका इनहेरिटेड क्वालिटीज़ है जो उसको अपनी माँ से मिला हुआ है, जेनेटिक है ये, क्योंकि उसकी मम्मी भी बहुत ही टॉकेटिव होती है, बहुत बात करती थी। मिस्टर कीसिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स, तो मिस्टर कीसिंग उसके ऐसे को पढ़ते हैं, उसके आर्गूमेंट्स पे काफ़ी हंसते भी हैं।
बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाती है, फिर से वो बात करना स्टार्ट कर देती है नेक्स्ट लेसन में। ही असाइन मी ए सेकेंड ऐसे, फिर वो एक सेकेंड ऐसे उसे असाइन कर देते हैं, एक होमवर्क दे देते हैं एक पनिशमेंट के रूप में। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स। इनकरेजिबल मीन समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, नहीं सुधर सकते, इतना बात करती। अब एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स पे उसे लिखना होता है। आई हैंडेड इट इन and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons। और फिर 2 लेसन्स तक कोई कंप्लेन नहीं करते हैं मिस्टर किसिंग, क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी इसे पनिशमेंट दे ही दिया था। However, during the 3rd lesson, I would finally had enough Annie Frank as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack, 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 said Mistress Chatterbox। और उन्हें फिर वो गुस्सा हो जाते हैं टीचर, और फिर कहते हैं कि एक पनिशमेंट है तुम्हारे लिए, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बात करने के लिए पनिशमेंट है, ऐसे तुमको लिखो, और ऐसे का टाइटल दे देते हैं क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स। मिसेस चैटरबॉक्स वो कहती हैं क्वैक क्वैक क्वैक, इस पे उसे फिर से ऐसे लिख के लाना होता है। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes। तो पूरा क्लास चिल्लाता है, ये खुद भी हंसती है और कहती है कि आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। जितना भी हमारे इन्वेंशंस हो सकता था, जितना भी हमारे विचार आ सकते थे ओरिजिनल में, वो सारी बातें तो हम चैटरबॉक्स जब लिख रहे थे ऐसे उसमें ही हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया, लगा दिया। अब तो मेरे पास कोई आइडियाज़ है ही नहीं। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब तो फिर से समथिंग ओरिजिनल, कुछ और भी हमें सोचना पड़ेगा, ऐसा महसूस करती है। माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोएट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट। और एनी फ्रैंक का जो एक दोस्त होता है सेन, वो पोएट्री भी लिखता है, पोएट्री में उसे काफ़ी कंफर्ट मिलता है, वो गुड है पोएट्री में, तो वो ऑफ़र करता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, तो पूरा वर्स फॉर्म में यानी कविता के ही फॉर्म में वो ऐसे लिखते हैं। एंड आई जम्प्ड फॉर जो है काफ़ी खुश हो जाती है यानी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, और बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। वो कहती है कि वो तो मेरा मजाक बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने तो एक अच्छा खासा ऐसे लिख दिया पोएटिक फॉर्म में, तो अब उन पर ही मजाक हो जाएगा। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और एक काफ़ी खूबसूरत पोएम उसने लिख दिया था। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये कहानी किसकी होती है? एक मदर डक की होती है। एंड ए फादर स्वैन, और एक फादर स्वैन की होती है। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, 3 उसके बच्चे होते हैं। हु वेयर बीटन टू डेथ, उसे इतना मारा जाता है कि मर जाते हैं बच्चे बाय द फादर के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत बात किया करते थे, और उनके बात करने से उनके फादर इतना नाराज़ हो गया फादर स्वैन कि उसे इतना पीटा कि वो मर ही गए। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, लेकिन जब मिस्टर किसिंग इस लेटर को पढ़ते हैं
तो उसे राइट वे में लेते हैं। ही रीड्स द पोएम टू द क्लास, और क्लास को भी पढ़ाते हैं, सुनाते हैं पढ़ के। एडिंग हीज ऑन कॉमेंट्स, फिर वो अपना कमेंट देते हैं। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और फिर दूसरे क्लासेस में भी जाके वो इस पे कमेंट करते हैं। सिंस देन, और तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और उस दिन के बाद से मिस्टर किसिंग बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होते। उन्होंने अलाउ कर रखा है कि ठीक है बाबा, आप जितना बात कर सकती हो करो, अब मुझे कुछ कहना नहीं है। और उसके बाद से वो कोई पनिशमेंट भी नहीं देते, कोई असाइनमेंट उसे एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते। ऑन द कंट्ररी, बल्कि मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। अब मिस्टर किसिंग भी अब काफ़ी अच्छे इंसान हो गए हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें डेवलप हो गया है, और वो भी अब जोक्स वगैरह सुनाते रहते हैं। और इसी नोट के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। योर्स एनी, और एनी लास्ट में खुद अपना नाम लिख देती है। ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्टेशन, थोड़ी बहुत चेंज के बाद इसे एक चैप्टर का रूप दिया हुआ है, और ये द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल का एक पार्ट है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस ऑल दीज टेक्स्ट एक्सरसाइजेस।